अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के लेक्चर के अंदर हम पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 के चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 इम्प्रूवमेंट्स एंड कंपनसेशन। फर्स्ट टॉपिक इम्प्रूवमेंट्स बाय लैंडलॉर्ड्स। सेक्शन 61 इम्प्रूवमेंट्स बाय लैंडलॉर्ड्स ऑन टेनेंसीज ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। A landlord cannot make any improvement on the tenancy of a tenant having a right of occupancy without prior permission of the collector. मीन ऐसा टेनेंट जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी हो, मीन कि वो परमानेंट टेनेंट हो, तो वहाँ पे अगर लैंडलॉर्ड ने इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो पहले कलेक्टर से परमिशन लेगा। इफ द लैंडलॉर्ड wants to make an improvement, he must apply to the collector for permission. The collector must then hear any objections raised by the tenant before making a decision. मीन वो टेनेंट जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, वो परमानेंट टेनेंट है, तो वो वहाँ पे काश्तकारी कर रहा है, तो उसको सही से पता होगा कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ठीक रहेगी कि नहीं ठीक रहेगी। तो फिर जो कलेक्टर है वो टेनेंट की तमाम ऑब्जेक्शन जो भी कंसर्न है वो सुनेगा, उसके बाद फैसला करेगा। While deciding the application, the collector shall follow any rules made by the provincial government in this regard. तो इस हवाले से अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बनाए हुए हैं तो कलेक्टर उनको फॉलो करते हुए जो है वो डिसाइड करेगा। Section 62 Enhancement of rent in consideration of an improvement made by a landlord on the tenancy of an occupancy tenant. अभी टाइम कम है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही हाईलाइट करूं, क्योंकि सिर्फ आपके पास एक दिन रह गया। तो इसमें बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना मैं वो हाईलाइट करता जाऊंगा, वरना जो है ना ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। इसमें सिंपली ये कहा जा रहा है कि अगर लैंडलॉर्ड किसी टेनेंसी पे इम्प्रूवमेंट करता है, मीन वहाँ पे कोई ट्यूबवेल लगा देता है या कोई और ऐसी इम्प्रूवमेंट करता है जिससे लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और पैदावारी सलाहियत जो है वो बढ़ जाती है, तो वो फिर अगेन कलेक्टर को अप्लाई करेगा कि मेरा रेंट इंक्रीज किया जाए। ये रेंट दो सेक्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीज किया जा सकता है, एक सेक्शन 20 और एक सेक्शन 22। सेक्शन 20 में क्या था, if the tenant is one covered under section 20, the collector shall enhance the rent to match the share rate or gross rent paid by other tenants having similar rights of occupancy. मीन जो इर्द गिर्द की बाकी टेनेंसीज हैं और जिनके राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो सिमिलर है, तो जो पैदावारी सलाहियत वहाँ पे मौजूद है, अगर न्यू जो टेनेंसी है जिस पे इम्प्रूवमेंट हुई है, अगर उसकी पैदावारी सलाहियत भी वैसी है तो वैसा रेट जो पहले इन टेनेंसीज पे अप्लाइड है, तो उस टेनेंसी पे भी वैसा रेट जो है रेंट अप्लाई कर दिया जाएगा। सेक्शन 22 में ये था कि जो अगर वो जो टेनेंसी है उसकी रीअसेसमेंट होती है, रीअसेसमेंट के नतीजे में आपको बताया कि लैंड रेवेन्यू चेंज होता है। अगर रीअसेसमेंट में उसका लैंड रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो लैंडलॉर्ड का रेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। When the improvement no longer exists, the tenant may apply to collector for a reduction in rent. मीन कुछ अरसे बाद, लेट्स सपोज 5 साल बाद या 10 साल बाद, अगर ज़मीन का पानी नीचे चला जाता है, जो कि ट्यूबवेल उसने लगाया हुआ था, तो वो पानी देना छोड़ जाता है। अब वो इम्प्रूवमेंट तो ख़त्म होगी ना, अब ज़ाहिर है फिर अब जो है जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगी, तो फिर टेनेंट अप्लाई करेगा कलेक्टर को, आपने जो मेरा रेंट इंक्रीज़ किया था उसको कम किया जाए। तो ये रेंट भी बेसिकली फिर सेक्शन 20 और सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग ही कम किया जाएगा, जिस तरह से इंक्रीज किया गया था उस तरह से इसको कम किया जाएगा। द प्रोसीजर गिवन इन सेक्शन 25 एंड 26 विल आल्सो अप्लाई टू एप्लीकेशंस अंडर दिस सेक्शन। तो वहाँ पे मीन के अगर जो इम्प्रूवमेंट करनी है उन पे जो प्रोसीजर्स हैं ये वाले सेक्शंस के अप्लाई होंगे। Therefore, no separate court suit can be filed for any issue that can be decided through an application under this section. तो मीन इन प्रोसीजर के अलावा कोई और सूट जो है वो दायर नहीं किया जा सकता। सेक्शन 66 63 टाइटल ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट टू मेक इम्प्रूवमेंट। ऐसा टेनेंट जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है उसको किसी से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जब चाहे अपनी लैंड के ऊपर, अपनी टेनेंसी के ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकता है। सेक्शन 64 टेनेंट टाइटल ऑफ टेनेंट्स नॉट हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी टू मेक इम्प्रूवमेंट। मीन ऐसा टेनेंट जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं है, मीन कि वो परमानेंट टेनेंट नहीं है, तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए पहले लैंडलॉर्ड से असेंट लेना पड़ेगी, उससे इजाज़त लेना पड़ेगी। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट अबाउट वेदर द लैंडलॉर्ड गिव असेंट द consent, the consent may be inferred from the surrounding circumstances like landlord's knowledge and silence or prior similar permissions or witnessed by others. तो अगर बाद में डिस्प्यूट आता है कि
जो है वो लैंडलॉर्ड ने पता नहीं इजाज़त दी है या नहीं दी, तो फिर जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस हैं लाइक कि उसने अगर वो इशारा भी किया हो तो वो भी परमिशन समझा जाएगा, या कोई और पर्सन आके कहता है कि आपने जो है ना इजाज़त दी थी, आपने इशारे से या इस तरह कोई और अ, मतलब इशारा किनारे से किसी तरह से भी आपने जो है ना वो इजाज़त दी थी, तो वो भी इजाज़त ही समझी जाएगी, परमिशन समझी जाएगी। सेक्शन 65 इम्प्रूवमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मीन के ये टेनेंसी एक्ट 1887 से पहले अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुई है किसी लैंड के ऊपर तो वो भी वैलिड ही होगी। सेक्शन 66 इम्प्रूवमेंट्स बिगन इन एंटिसिपेशन ऑफ ejectment. If a tenant starts making an improvement after a suit for ejectment has been filed or a notice of ejectment has been served, and he is later ejected, then he cannot claim compensation for those improvement. मीन के अब टेनेंट को पता चल चुका है कि मेरे खिलाफ इजेक्टमेंट आर्डर जो है वो फाइल हो चुका है, या कोई सूट या केस जो है मेरे खिलाफ दायर हो चुका है, या मेरे खिलाफ जो है वो इजेक्टमेंट नोटिस भी इशू हो चुका है। जानबूझ के फिर भी वो इम्प्रूवमेंट अगर करता है तो वो इसका जिम्मेदार खुद होगा, उसको कोई कंपनसेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसको खुद पता चल चुका है कि मेरे खिलाफ जो है ना वो इजेक्टमेंट प्रोसीजर शुरू हो चुके हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं उसको करनी चाहिए। तो अगर वो करता भी है तो उसको कंपनसेशन नहीं की जाएगी। सेक्शन 67 टेंडर ऑफ लीज फॉर 20 years टू tenant to be a bar to right to compensation. बार मीन के किसी की पावर को curtail कर देना, कम कर देना, रोक देना। If a landlord offers mean tenders the tenant a lease for at least 20 years starting from the date of the offer at the current rent or an agreed new rent, and the tenant accepted, then the tenant loses any claim of for compensation for improvement made before the lease offer. मीन लेट्स सपोज एक टेनेंट ने लैंड के ऊपर जो है टेनेंसी के ऊपर इम्प्रूवमेंट की, और बाद में लैंड लॉर्ड और टेनेंट के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जो कि 20 ईयर्स का है। तो अगर ये 20 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस टाइम पे जो उसने पहले इम्प्रूवमेंट की है वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। अब ये देखें ना कि जो इम्प्रूवमेंट होती है वो लैंड के ऊपर है, लैंड के ऊपर जो फ़ायदा वो टेनेंट नहीं उठाना है। तो 20 साल तक जो इम्प्रूवमेंट इतनी तो नहीं है ना कि वो 50 साल तक वहाँ पे मौजूद रहेगी। वो अगर 20 साल तक उसको लीज़ पे दे दी जाती है, मीन के कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि उसके पास ही रहेगी, तो उस टाइम पे वो जो है ना कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता, चाहे उसने पहले की हो। सेक्शन 68 लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू टेनेंट्स ऑन इजेक्टमेंट और ऑन एनहांसमेंट ऑफ रेंट। A tenant who has made an improvement lawfully under this act cannot be ejected, and his rent cannot be increased until he has received compensation for improvement. मीन के lawfully अगर किसी ने कोई जो है इम्प्रूवमेंट की है उसको इजेक्ट नहीं किया जा सकता, और ना ही उसका रेंट इंक्रीज किया जा सकता, क्योंकि इम्प्रूवमेंट उस टेनेंट ने खुद की है, किसी लैंडलॉर्ड ने नहीं की। अगर उसको इजेक्ट करना भी है तो पहले उसको कंपनसेशन किया जाए, कंपनसेट किया जाएगा, फिर उसको इजेक्ट किया जा सकता है। Compensation for disturbance of clearing tenants. Section 69 compensation for disturbance of clearing tenants. If a tenant has cleared wasteland and started farming it but does not have a right of occupancy, then if the tenant is ejected from that land, the landlord must pay the tenant compensation for disturbance. इसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसी लैंड जो बिल्कुल बैरन है, बिल्कुल वेस्ट है, मतलब वहाँ पे कोई जंगलात हैं, दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं, मतलब वो हमवार भी नहीं है, टिब्बे वगैरह हैं, तो उसको अगर कोई टेनेंट अपनी मेहनत से अपने इन्वेस्टमेंट से वहाँ पे जो है ना उसको बिल्कुल तैयार कर लेता है, काबिल काश्त बना देता है। अगर फिर टेनेंट जो है उसको वहाँ से इजेक्ट कर देता है तो उसकी कंपनसेशन की जाएगी। दिस इज इन एडिशन टू एनी कंपनसेशन फॉर इम्प्रूवमेंट मेड टू द लैंड। ये जो उसने इतनी मेहनत की है ना, उसने बिल्कुल उसको आबाद किया, ये कंपनसेशन उसकी अलग है। वैसे उसने लैंड के ऊपर कोई वैसे आम रूटीन में कोई ट्यूबवेल लगाया तो वो कंपनसेशन सेपरेट होगी, इसकी कंपनसेशन एक सेपरेट वे में की जाएगी। द अमाउंट विल बी डिसाइडेड बाय द रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द केस। मैक्सिमम कंपनसेशन इज 5 years रेंट ऑफ द लैंड। तो देखें ना ये कंपनसेशन बहुत ज़्यादा है। जो एक लैंड के ऊपर रेंट होता है ना, वो 5 ईयर का जो रेंट होगा उतनी मतलब अमाउंट जो है वो टेनेंट को दी जाएगी कंपनसेशन के एवज में, प्रोवाइडेड दैट ए टेनेंट हु इज आल्सो अ जॉइंट ओनर ऑफ द लैंड विल नॉट गेट
compensation for disturbance if ejected from the land or any part of it। अगर वो जॉइंट ओनर भी है और टेनेंट भी है तो उसको फिर कंपनसेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो फिर उसको ही फायदा होना है ना, तो उसकी लैंड है, वो जॉइंट ओनर भी तो है। However, how compensation is calculated if rent is not paid in usual form। लेट्स सपोज अगर वो कैश की सूरत में नहीं दिया जा रहा, इफ द tenant pays rent by division or appraisal of produce or by fixed rates based on the crops ground, तो फिर किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। इफ नो रेंट इज पेड देन मतलब इनकी फॉर्म में द कंपनसेशन विल बी कैलकुलेटेड एज इफ डबल द लैंड रेवेन्यू ऑफ द लैंड वर द एनुअल रेंट। तो फिर जो लैंड रेवेन्यू होगा उसका डबल जो है वो उस कंपनसेशन की मद में दिया जाएगा। Provided that for any estate where assessment was confirmed on or after 22 February 1929, compensation will be calculated as if 4 times the land revenue were the annual rent। तो ये इस टाइम के बाद जो है ना, ये लैंड रेवेन्यू 4 टाइम इस हिसाब से मतलब उसको कंपनसेट किया जाएगा। पहले मतलब इससे पहले 2 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स लैंड रेवेन्यू का, तो वो उतनी अमाउंट जो है ना वो टेनेंट को दी जाएगी कंपनसेशन के एवज में, जो कि उसने बेसिकली बैरन लैंड को जो है ना इम्प्रूव किया है। प्रोसीजर इन डिटरमाइनिंग कंपनसेशन सेक्शन 70 डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन बाय रेवेन्यू कोर्ट इन एवरी सूट फाइल्ड आइदर बाय अ टेनेंट और लैंडलॉर्ड। मीन इन दोनों में कोई भी अगर सूट फाइल करना चाहता है, लेट्स सपोज जो टेनेंट है वो इजेक्टमेंट के खिलाफ, मीन कि उसको चैलेंज करने के लिए कोई केस दायर करेगा, और लैंडलॉर्ड जो है वो बेसिकली टेनेंट को इजेक्ट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए या फिर रेंट को इंक्रीज करने के हवाले से सूट फाइल कर सकता है। द कोर्ट शैल डायरेक्ट द टेनेंट टू सबमिट अ स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग हिज क्लेम फॉर कंपनसेशन फॉर इम्प्रूवमेंट और डिस्टर्बेंस। तो कोर्ट टेनेंट को कहेगी कि आप एक स्टेटमेंट तैयार करें जिसके अंदर आप ये मेंशन करें कि आपका जो बेसिकली कंपनसेशन का क्लेम है वो किस हवाले से है और उसकी रीजन क्या है फॉर दैट क्लेम। ये सारी चीज़ें जो है स्टेटमेंट के अंदर मेंशन होंगी। If the court orders a tenant's ejectment or improves a rent increase, it will decide the amount of compensation due to tenant। तो कोर्ट जो भी ऑर्डर देगी उस हवाले से फिर जो कंपनसेशन की अमाउंट है वो डिसाइड करेगी। डिले एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर until the landlord pays the compensation into court after deducting any arrear of rent। तो मीन तब तक जो है वो टेनेंट को इजेक्ट नहीं किया जाएगा जब तक जो लैंडलॉर्ड है वो कोर्ट को कंपनसेशन पे नहीं कर देता। तो मीन कि ये कोर्ट ये अमाउंट जो है पहले कोर्ट के पास जाएगी, कोर्ट फिर उसमें से जो भी एरियर ऑफ रेंट वगैरह वो डिडक्ट करके बाकी अमाउंट टेनेंट को वापस कर देगी। सेक्शन 71 डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स। इसमें दो केसेस हैं। व्हेन अ नोटिस इज गिवन टू टेनेंट अंडर सेक्शन 44, व्हेन अ नोटिस ऑफ इजेक्टमेंट इज सर्व्ड अंडर सेक्शन 45 एंड द टेनेंट डज नॉट फाइल अ सूट टू चैलेंज इट, then in such cases the tenant can apply to a revenue officer for amount of compensation for improvement, disturbance or both। सेम बात है। The ejectment will be delayed until the landlord pays the determined amount to the revenue officer after deducting। तो सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट है कि वो जो एजेक्टमेंट है वो तब तक नहीं होगी जब तक लैंडलॉर्ड जो है वो अमाउंट पे नहीं कर देता जो कि डिसाइड हुई है कंपनसेशन के एवज में। हाँ, अगर कोई एरिया ऑफ रेंट है तो वो पहले काट लिए जाएंगे, बाकी अमाउंट जो है ना वो टेनेंट को दी जाएगी। Section 72 matters to be regarded in assessment of compensation for improvement। When deciding the amount of compensation to be given to a tenant for an improvement under this chapter, court or revenue officer must consider। तो इसमें 5 फैक्टर हैं, वो फैक्टर 5 के 5 देखने होते हैं, उनको देख के बेसिकली फिर कंपनसेशन की जो अमाउंट बनती है उसको कैलकुलेट किया जाता है। पहला फैक्टर है वैल्यू और प्रोड्यूस ऑफ द टेनेंसी। दूसरा कंडीशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट। थर्ड लेबर एंड कैपिटल। फोर्थ रिडक्शन और emission of rent or other advantage given to the tenant by the landlord as a reward for improvement। Fifth, in case of reclamation or conversion of unirrigated land into irrigated land, the length of time वगैरह। ये सारी चीज़ें ये देख के जो है ना फिर कोर्ट और रेवेन्यू जो ऑफिसर है जिसके पास भी मामला है तो वो कंपनसेशन अमाउंट डिसाइड करते हैं। सेक्शन 73 फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन शुड जनरली बी मेड इन मनी। मीन कि कैश की सूरत में की जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर दोनों पार्टीज एग्री होती हैं तो किसी और सूरत में भी इसको कंपनसेट किया जा सकता है। मीन की जो ज़मीन है वो लैंडलॉर्ड उसको मज़ीद थोड़ा सा लीज भी दे सकता है 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए,
तो जिससे वो कंपनसेशन पूरी हो जाए। In if such an agreement exists, the court or revenue officer will make an order according to that agreement. तो फिर जो भी पार्टीज जिस बात पे एग्री हो जाएंगी, तो कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर जो है बेसिकली उनको फॉलो करते हुए, उन एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए डिसाइड करेंगे। रिलीफ इन केस ऑफ ejectment बिफोर डिटर्मिनेशन ऑफ compensation, सेक्शन 74। रिलीफ इन केस ऑफ ejectment बिफोर डिटर्मिनेशन ऑफ compensation if for any reason the amount of compensation payable to a tenant has not been decided before the tenant is ejected, this will not make the ejectment invalid। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी वजह से जो टाइमली कंपनसेशन की अमाउंट है वो डिसाइड नहीं हो पाती और टेनेंट को इजेक्ट कर दिया जाता है, तो ये इजेक्टमेंट वैलिड होगी, इनवैलिड नहीं होगी, वो वैलिड ही समझी जाएगी। लेकिन उसमें कंडीशन है कि बाद में जो है वो टेनेंट को अगर लगता है कि मेरी इजेक्टमेंट ठीक नहीं हुई, तो वो कंपनसेशन जो है ना वो बाद में भी क्लेम कर सकता है। दिस अप्लाइज टू कंपनसेशन अंडर दिस चैप्टर फॉर इम्प्रूवमेंट और डिस्टर्बेंस और अंडर सेक्शन 49 फॉर द वैल्यू ऑफ अनकट और अनगैदर्ड क्रॉप और फॉर प्रीपेयरिंग लैंड फॉर सोइंग वगैरह। The court or revenue officer who ordered the ejectment can, on application by the tenant within 1 year from the ejectment, correct this omission by making an order for the landlord to pay such compensation। मीन जो टेनेंट है उसके पास 1 साल का पूरा मौका होता है कि वो इजेक्टमेंट के 1 साल के बाद भी कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर को अप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे जो है वो आपने रॉन्गली इजेक्ट किया है, तो मेरी ये कंपनसेशन अमाउंट बनती है, ये मुझे दिलाई जाए। तो वो फिर उस हवाले से कोर्ट जो है वो डेक्री ऑर्डर जारी कर सकती है। Chapter 7 Jurisdiction and Procedure, Section 75 Revenue Officers। There will be the same type of revenue officers under this act as are mentioned in the Punjab Land Revenue Act 1967। मीन हमने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर जो रेवेन्यू ऑफिसर देखे थे, उनकी टाइप्स देखी थी, उनकी पावर वगैरह, तो सेम यहाँ पे भी उनकी जुरिस्डिक्शन होगी और सेम पावर यहाँ पे भी अप्लाइड होंगी। The terms collector and board of revenue in this act have the same meaning as in the Punjab Land Revenue Act 1967। Section 76 Applications and proceedings cognizable by revenue officers। The following applications and proceedings must be handled by revenue officers only। तो मीन कोई और सिविल कोड जो है ये केसेस नहीं देख सकती और ना ही एप्लीकेशन को हैंडल कर सकती है। ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उनके पास खुद जो है ना रेवेन्यू कोड की पावर होती है। तो इसमें बेसिकली 3 ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 ये मेजर टेनेंसी एंड रेंट रिलेटेड मैटर को डील करता है, तो हमने डिटेल में नहीं जाना, यहाँ पे मैंने उसका एक हेडर बना दिया हुआ है, तो बेसिकली आपने बस इसको देख लेना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको रीड कर लें, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं, टाइम है नहीं। जो दूसरा ग्रुप है वो है क्रॉप एंड इजेक्टमेंट रिलेटेड मैटर को डील करता है, और थर्ड ग्रुप जो है ना ये सर्विस एंड डिपॉजिट रिलेटेड मैटर को डील करता है। यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा ना वो यहाँ पे बनेगा सब सेक्शन 2 के अंदर, पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय रूल्स मेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, a collector or an assistant collector of first grade may handle any application or proceeding mentioned in the subsection 1। अब सबसेक्शन 1 के अंदर हमने 3 ग्रुप्स देखे हैं, तो तीनों ग्रुप्स के अंदर जितने भी मैटर्स हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, तो वो कलेक्टर भी हैंडल कर सकता है और असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड जो है वो भी एप्लीकेशन हैंडल कर सकता है, उनको सुन सकता है, तो जो भी मामला है उनको डिसाइड कर सकता है। उसके बाद देखें एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द सेकंड ग्रेड who is not नायब तहसीलदार may handle application mentioned in the second and third group। इसमें हमने क्या देखा, ये तीनों ग्रुप को हैंडल कर सकते हैं, जबकि असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड एंड थर्ड ग्रुप्स के मैटर को हैंडल कर सकता है, जबकि नायब तहसीलदार जो है जिसके पास सेकंड ग्रेड असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड की पावर होंगी, वो सिर्फ थर्ड ग्रुप के मैटर को डील कर सकता है। अगेन देखें, ये कर सकता है 3 ग्रुप्स के, ये कर सकते हैं 2 ग्रुप्स के, अब ये कर सकता है थर्ड से मुराद मैं यहाँ पे थर्ड लिख देता हूँ। ये तीनों, ये सिर्फ 2 ग्रुप्स जो कि लास्ट वाले हैं, सेकंड और थर्ड, ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप को जो कि थर्ड ग्रुप है उसको हैंडल कर सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आई थिंक मेरे ख्याल में और क्वेश्चन नहीं बन सकता। उसके बाद देखें सेक्शन 77, ये भी वैसा ही है ऑलमोस्ट। रेवेन्यू कोर्ट्स एंड सूट्स कॉग्निजेबल बाय देम। डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, when a revenue officer is dealing with a suit described in subsection 3, subsection 3 जो है ना ये वाला, इसकी बात की जा रही है, are handling any appeal or related matter from such a suit, that officer is called a revenue court। मीन जब भी कोई रेवेन्यू ऑफिसर ये जो
सब सेक्शन 3 के अंदर मैटर्स हैं, इसमें भी बेसिकली 3 ग्रुप्स हैं, इसके अंदर देखेंगे। तो इनके रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो जब हैंडल कर रहा होगा उसके पास उसको बेसिकली कहेंगे रेवेन्यू कोड, मीन कि उसके पास जो कोड की पावर होंगी, लेकिन उसको रेवेन्यू कोड कहेंगे, कोई और सिविल कोड वगैरह नहीं कहेंगे। क्लासेस ऑफ रेवेन्यू कोड्स, देयर आर द सेम टाइप ऑफ रेवेन्यू कोड्स एज देयर आर रेवेन्यू ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट, मीन के जिस तरह से रेवेन्यू ऑफिसर की रैंकिंग है, जो पावर है, जो जुरिस्डिक्शन है, उसी तरह से उनके पास रेवेन्यू कोड्स की पावर होंगी, सेम तरह उसी तरह। Unless the provincial government orders otherwise, the revenue officials of any class having jurisdiction under this act will be a revenue of court of the same class। जो मैंने आपको बात की कि जिस एरिया में वो अपॉइंटेड है, जिस एरिया के अंदर उनकी जुरिस्डिक्शन है, सेम उसी तरह रेवेन्यू कोर्ट की पावर भी उनके पास उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ना ही उससे कम होगी। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई और तरह से कोई रूल बनाना चाहे तो वो कर सकती है। The following suits cases must be filed in and decided by revenue courts only। तो इसके अंदर जितने भी हम मैटर देखेंगे ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, वही मामला जो है वो हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली वो होते तो रेवेन्यू ऑफिसर ही हैं, लेकिन उनको उनको कहते हैं हम रेवेन्यू कोर्ट्स। मीन के जो उनका ऑफिस होता है, वो ऑफिस बेसिकली कोर्ट का दर्जा रखता होता है इन जब वो इस तरह के मैटर को हैंडल कर रहे होते हैं। तो इसमें देखें, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो देख लें। If a matter listed in this section comes in a civil court, the following process applies। इसमें सिंपली मैं ये बता देता हूँ कि जब भी कोई सिविल कोर्ट के अंदर मामला आता है, तो सिविल कोर्ट देखती है कि ये जो मामला आया है, ये तो रेवेन्यू कोर्ट के पास जाना चाहिए, उसको डिसाइड करना चाहिए। तो फिर रेवेन्यू कोर्ट वो मामला डायरेक्टली जो है, रेवेन्यू कोर्ट किसी भी रेवेन्यू कोर्ट को नहीं देगी, बल्कि वो डायरेक्टली देगी कलेक्टर को। कलेक्टर फिर देखेगा कि वो मामला जो है वो किसके पास है, असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड के पास जाना है, या असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड के पास जाना है, या उसने खुद डिसाइड करना है। तो वो उस हिसाब से फिर आगे जो है उसको ट्रांसफ़र करेगा। कलेक्टर्स रोल, इसमें कलेक्टर की रोल की बात आ जाएगी। यहाँ पे आपको क्लैरिटी से पता चल जाएगा कि कौन से मैटर जो है कलेक्टर हैंडल करेगा, और कौन से मैटर जो है वो बाकी उसके जो सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो हैंडल करेंगे। If the suit value exceeds 10,000 rupees or the matter is of the type mentioned in section 77(3), जो कि फर्स्ट ग्रुप के हवाले से था, the collector will hear and decide the suit। तो इसमें ये जो ना बेसिकली आगे आएगा, मैं गलती कर गया हूँ, वो सेक्शन 76 था, ये 77(3) जो है ना, ये इसी सेक्शन की बात की जा रही है। इसका जो फर्स्ट ग्रुप है ना, उसकी बात की जा रही है कि वो उसका अगर कोई मामला है तो वो भी कलेक्टर हैंडल करेगा। इसके अलावा ऐसा सूट, ऐसा केस जिसकी वैल्यू जो है ना वो 10,000 से ज़्यादा है, तो वो भी कलेक्टर ही हैंडल करेगा। इससे हमें ये पता चला कि 10,000 से नीचे जो है ना, वो अगर कोई सूट है तो वो जो लोअर रैंक के रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड। बाकी केसेस कौन हैंडल करेगा? असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड। अब इसमें भी ग्रुप्स हैं, लेकिन इसमें ये जो है ना थोड़े डिफरेंट है। फर्स्ट ग्रुप देखें, इसको भी मैंने इसका थोड़ा हेडर बना दिया हुआ है, बाकी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है। फर्स्ट ग्रुप जो है ना, ये रेंट रिलेटेड एंड टेनेंसी मैटर को डील करता है, जबकि सेकंड ग्रुप ये ऑक्यूपेंसी राइट्स, इजेक्टमेंट एंड टेनेंसी डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। और जो है थर्ड ग्रुप, ये मनी एरियर्स एंड लैंड यूज़ राइट्स के हवाले से है। अब हम देखेंगे अगेन, जैसे हमने सेक्शन 76 के अंदर जो है ना वो जो ग्रुप्स हैं, उसमें हमने पावर देखी थी कि किस रेवेन्यू ऑफिसर के पास पावर है। यहाँ पे हम उसको बेसिकली रेवेन्यू कोड कहते हैं। तो पावर देखें, कलेक्टर जो है वो सब सेक्शन 3 के अंदर जितने भी मैटर्स हैं, मीन के तीनों ग्रुप्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों ग्रुप्स के मामला को देख सकता है। जबकि असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड जो है वो सिर्फ सेकंड और थर्ड ग्रुप को देख सकता है। और जो हाँ, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको कोई स्पेशल पावर दे देते तो ये फर्स्ट ग्रुप को भी देख सकता है। अब यहाँ पे आप आई थिंक आपको डिफरेंस नज़र आ गया होगा, जो कि हमने सेक्शन 76 में देखा था कि असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रुप को भी देख सकता था, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड जो है वो सिर्फ यूजुअली सेकंड और थर्ड ग्रुप को देखता है उनके मामला को। लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको स्पेशल पावर दे दे तो वो फर्स्ट ग्रुप को भी हैंडल कर सकता है। आगे चलें, एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड मे हेयर एंड डिसाइड सूट इन द थर्ड ग्रुप। अब ये जो मामला है ना, जो थर्ड ग्रुप के अंदर जितने भी मामला आते हैं, ये सेकंड ग्रेड का जो असिस्टेंट कलेक्टर है वो हैंडल कर सकता है, बाकी ग्रुप्स के मामला को वो हैंडल नहीं कर सकता। सबसेक्शन 5, लिमिटेशन पीरियड फॉर सब सूट्स इन सबसेक्शन 3 थर्ड ग्रुप क्लास एन, द लिमिटेशन इज 1 year फ्रॉम द डेट व्हेन द रेंट
ऑफ इक्विवेलेंट मनी बिकम्स ड्यू। तो यहाँ पे मैं आपको क्लास दिखा देता हूँ, ये सब ग्रुप की ये वाली। तो मतलब एरियर ऑफ रेंट ऑफ मनी इक्विवेलेंट ऑफ रेंट के हवाले से जो टाइम लिमिट है कि उसके सूट कितने देर तक किया जा सकता है, वो 1 साल के अंदर अंदर किया जाएगा। आगे देखें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इसमें सेक्शन 78, अच्छा 79, 80, उसके बाद 81, 82, उसके बाद 83, 84, इसका ए टू जी जो कॉन्सेप्ट है ना, इवन वर्डिंग तक, इवन जो भी लाइन बाय लाइन जो कंटेंट है, वो सारा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1976 1967 का है। तो आपने वो चैप्टर देखना है जो कि हमने अपील, रिव्यू और रिवीजन वाला देखा था, तो आपने उसको अगेन पढ़ना है। सारा कॉन्सेप्ट वही है, इसको हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम कम है, तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर। Section 85, Procedure of Revenue Officers. The provincial government can make rules to regulate how revenue officers should handle procedures in cases where the act itself does not specify one. अच्छा, आपने गौर किया होगा कि इस पूरे एक्ट के अंदर, और जो हमने पहले एक्ट पढ़ा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, तो उसमें कुछ सेक्शंस के अंदर, कुछ मामलात के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो रूल्स बना सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस है जहाँ पे सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकती है। तो ये जो डिफरेंस है ना मेन के सेक्शन के अंदर कि कहाँ पे जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, कहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो है ये इजाज़त दी गई है कि वो रूल बना सकती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसमें जो रेगुलेशंस हम देखेंगे, जो प्रोसीजर देखेंगे, इसमें रूल मेकिंग की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। लाइक इजेक्टमेंट ऑर्डर्स, रिमूविंग समवन फ्रॉम लैंड एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इनके हवाले से रूल मेकिंग की पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, वो बनाएगी रूल्स। The rules can also grant revenue officials power similar to those of a civil court for dealing with contempt of court, resistance, and other similar situations during execution of such orders. मीन की कोई अदालत की तौहीन करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब यही होता है, तो उसके हवाले से जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास सिविल कोर्ट की पावर होगी। मीन कि वो तौहीन अदालत का केस उनके ऊपर लगा सकते हैं जो कि रेवेन्यू ऑफिसर के जो अहकामात हैं उनको ना मान रहे हो या कोई रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हो। The rules may also describe how to execute orders regarding cost and may apply or adapt provisions from the Punjab Land Revenue Act 1967, particularly those related to arbitration. Subject to the above rules, a revenue officer may refer any case to another revenue officer for investigation and report and decide the case based on the report. Section 86. Persons by whom appearances may be made before revenue officers. तो इसमें सिंपली ये कहा जा रहा है कि जो पर्सन्स है, जो रेवेन्यू ऑफिसर के सामने उनको बुलाया जाता है कि आपने यहाँ पे प्रेजेंट होना है, तो वो खुद भी आ सकते हैं, पार्टीज खुद भी आ सकती हैं, या फिर किसी रिकग्नाइज्ड एजेंट के थ्रू जो है वो उन प्रोसीडिंग, उन जो है जो भी ट्रायल चल रहे होते हैं वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, या फिर लीगल प्रैक्टिशनर के जरिए अपनी प्रेजेंस वहाँ पे इंश्योर करवा सकते हैं। लेकिन अगर रेवेन्यू ऑफिसर ये पाबंदी लगा दे कि आपने खुद आना है, पर्सनली आना, तो फिर उसको आना पड़ेगा। The fees of a legal practitioner, lawyer's fees, will not be allowed as cost in any proceeding before a revenue officer under this act. ये हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में भी पढ़ा था कि जो प्रोसीडिंग जितनी भी होती हैं, ये सीआरपीसी में भी पढ़ा था ना हमने, कि उसकी फ़ी जो है वो बेसिकली उन पार्टी से वसूल की जाती है, क्योंकि अब जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर का टाइम लगता है उस पर, तो वो आर्बिट्रेशन वगैरह करवाते हैं, जो भी काम करते हैं, वो उनकी फ़ीस जो है वो उन पार्टी से वसूल की जाती है। लेकिन इसमें बात ये की जा रही है कि लीगल प्रैक्टिशनर जो है, वो जो लॉयर्स होते हैं, उनकी फ़ीस इस प्रोसीडिंग से कट नहीं की जाएगी। मेन रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो अपनी प्रोसीडिंग की फ़ीस जो लेंगे, वो उससे लीगल प्रैक्टिशनर को फ़ी नहीं देंगे, वो सेपरेट होगी। हाँ, अगर ऐसा कोई डिसाइड होता है तो फिर दी जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे क्लैरिटी के साथ मेंशन होगा, यहाँ पे देखें 87 के अंदर कास्ट। ए रेवेन्यू ऑफिसर में डिसाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट अपोर्शन द कास्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन एनी वे ही थिंक्स प्रॉपर। मीन जो प्रोसीडिंग की कास्ट है, कितनी कास्ट आएगी, तो उसके अंदर जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, तो उनके ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, मिल के उनके जो भी अपोर्शन बनता है जो वो रेवेन्यू ऑफिसर डिसाइड करेगा। सेक्शन 88, प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेक रूल्स। यहाँ पे भी देखें रूल मेकिंग की पावर किसके पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। किस हवाले से, रेवेन्यू कोर्ट्स के हवाले से। इट में आल्सो डायरेक्ट दैट एनी प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC, तो उनकी कोई प्रोविजन जो है उनके हवाले से कोई मतलब उन्होंने डायरेक्शन देनी है, कोई रूल बनाने हैं,
तो वो भी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स के अंदर बताएगी। Until such rules are made, the code of CPC shall apply as far as applicable to all proceedings in revenue courts। मीन जब तक रूल्स नहीं बनते फिर CPC के जो रूल्स हैं उन प्रोसीडिंग के ऊपर अप्लाइड रहेंगे। The Board of Revenue shall be treated as the High Court under the meaning of the CPC। तो उस टाइम पे जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है मीन की अब देखें ना अथॉरिटी हाईएस्ट कौन सी है, BOR में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सबसे हाईएस्ट तो यही होती है ना। तो हाईएस्ट है तो इसके पास हाईएस्ट लेवल पे फिर हाई कोर्ट की पावर होगी और जो बाकी कोर्ट्स होंगे उनके पास बाकी कोर्ट्स की पावर हो सकती है जैसे सेशन कोर्ट है या इसके नीचे कोई और कोर्ट है। एंड सब्जेक्ट टू दिस एक्ट इट शैल एक्सरसाइज over the courts under its control all the powers that high court has under the CPC। यही बात की जा रही है कि ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जिसके पास हाई कोर्ट की पावर है ये बाकी कोर्ट्स को मैनेज करेगी, उसके ऊपर जो पावर है वो उसको एक्सरसाइज करेगी। सेक्शन 89 पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स आर रेवेन्यू कोर्ट्स टू समन पर्सन। इसमें भी सेम प्रोसीजर है कि जो हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में पढ़ा था कि किस तरह से जो है समन किया जाएगा, सेम मेथड है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट सारा सेम है कि रेवेन्यू ऑफिसर आर रेवेन्यू कोर्ट हैज़ द पावर टू समन एनी पर्सन हुज प्रेजेंस दे कंसिडर नेसेसरी। उनको खुद भी बुलाया जा सकता है कि आप पर्सनली जो है हाजिर हों या फिर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के थ्रू या लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू। तो इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करते, सेम कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 90 मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। इसमें भी सेम ही है कि जो समन्स होते हैं जो बुलाया जाता है वो खुद भी आएंगे या किसी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के थ्रू या फिर आन एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो उनको जो है ना समन दिया जा सकता है वो फिर खुद आएँ या रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के थ्रू या फिर एडल्ट मेल मेंबर के थ्रू। इफ सर्विस इज अबव वेज कैन नॉट बी मेड, तो फिर कोरियर के थ्रू जो है वो भेजा जा सकता है, जिसमें वो पूरा हमने मेथड देखा था कि उसकी जो एक प्लेस होती है अगर वो वहाँ पे नहीं है किसी और डिस्ट्रिक्ट में तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर जो है वहाँ पे जो मौजूद है उसके थ्रू वहाँ पे उसको समन किया जाएगा, बुलाया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा। तो अगर ज़्यादा लोग हैं तो फिर जो है एक तरह से पब्लिक प्रोक्लेमेशन की जा सकती है, मतलब एक ऐलान जैसे होता है मस्जिद के अंदर वैसे किया जाएगा। A revenue officer or court may also direct that summons be served in addition to or instead of other method be sending in through the post in a registered letter through Post Office Act 1898। उसके थ्रू जो है वो पोस्ट वगैरह की जाएंगी। If it is proved that the letter containing the summons was properly addressed, posted and registered, the revenue or court may assume that summons was served as a एट द टाइम दैट लेटर वुड नॉर्मली बी डिलीवर्ड। मतलब जब उनको ये एक प्रॉपर वे में मतलब एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजा जाता है तो फिर ये शक नहीं किया जाता पता नहीं उनको वो लेटर मिला होगा या नहीं, फिर ये अज्यूम किया जाता है कि उनके पास वो समन पहुंच चुका है, उनके खिलाफ फिर जो भी बाद में लीगल एक्शन लेने हैं लेट्स सपोज अगर वो समन के बाद नहीं आते तो वो लिए जा सकते हैं। सेक्शन 91 Mode of service of notice or order or proclamation or copy thereof। Any notice, order or proclamation or a copy of any such document issued by a revenue officer or revenue court be served on a person shall be served in the same way as mentioned in section 90। जो हमने पहले वाला सेक्शन देखा है, जो भी इनमें करना है, कोई ऑर्डर देना है, कोई नोटिस भेजना है, प्रोक्लेमेशन करनी है, वो उसी तरह की जाएगी जैसे सेक्शन 90 के अंदर देखा है। सेक्शन 92 एडिशनल मोड ऑफ पब्लिशिंग प्रोक्लेमेशन। इसमें एडिशनल मेथड जो है वो कस्टमरी मेथड हो सकते हैं जैसे बीटिंग ड्रम हो सकता है या पोस्टिंग अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन एट अ कंस्पिकुअस क्लियरली विजिबल प्लेस ऑन और नियर द लैंड टू विच इट रिलेट्स। ये भी हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में पढ़े हैं सारे। सेक्शन 93 joinder of tenants as parties to proceeding relating to rent। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई प्रोसीडिंग है कहीं पे वो ज्वाइंटर टेनेंट्स मतलब ग्रुप बना के 2 या 3 लोग जो हैं वो उस प्रोसीडिंग के अंदर मतलब एक ही साइड से उसके अंदर शामिल होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं, लेकिन इसकी इजाज़त जो है रेवेन्यू कोड या रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो देंगे अंडर चैप्टर 3 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 94 एक्सेप्शन ऑफ सूट अंडर दिस एक्ट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट्स। Nothing contained in Section 244 of the Code of Civil Procedure or Section 36 of the Punjab Municipal Act 1884 shall apply to suits mentioned in Section 77 of this Act। मतलब इस सेक्शन का जो 77 सेक्शन था इस एक्ट का उनके ऊपर ये वाली जो सेक्शन है मतलब ये इन एक्ट के ये वाले सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि ये रेलिवेंट है इसके
तो हमने डिटेल में नहीं जाना ये किसको डील करते हैं बेसिकली। तो ज़हर इसके साथ डील करते होंगे, लेकिन ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि ये वाले सीआरपी सॉरी जो है ना सीपीसी के ये सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे और इसके भी ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे फॉर शूटिंग एनी केस और मतलब फाइलिंग एनी मतलब कोई भी उसके हवाले से केस वगैरह करना है तो वो इन पे अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 95 पेमेंट इनटू कोर्ट ऑफ मनी एडमिटेड टू बी ड्यू टू अ थर्ड पर्सन। If a defendant admits that he owes money for rent but says that it is not due to the plaintiff but to someone else, then the court shall accept for a special reason recorded in writing, refuse to consider that plea unless the defendant pays the admitted amount into the court। यहाँ पे जो है लीगल लैंग्वेज यूज हुई है तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो कि केस दायर कर रहा होता है, तो वो केस किस हवाले से दायर कर रहा होगा? रेंट के हवाले से, कि मेरा रेंट जो है ना वो नहीं दिया जा रहा। जबकि डिफेंडेंट वो होता है जिसके खिलाफ जो है ये केस दायर होता है। तो हमें तो पता है ना कि रेंट किसने देना होता है, तो वो कौन होगा? डिफेंडेंट, ये होगा टेनेंट। और प्लेंटिफ कौन होगा? ज़ाहिर है ये लैंडलॉर्ड होगा। तो मेन लैंडलॉर्ड जो है ना वो टेनेंट के खिलाफ एक केस दायर कर देता है कि ये पर्सन जो है ना मेरा जो रेंट बनता है वो नहीं दे रहा। जबकि डिफेंडेंट मीन टेनेंट ये क्लेम करता है कि ये प्लेंटिफ तो पर्सन ही नहीं है जिसको मैंने रेंट देना है, मैंने तो किसी और को रेंट देना है, ये वैसे आके जो है ना झूठा क्लेम कर रहा है। तो जब कोर्ट के पास ये मामला जाता है तो कोर्ट तब तक जो है ना वो डिफेंडेंट की ये प्ली एक्सेप्ट नहीं करती। उसको कहती है आप पहले ये करें कि आपने जो रेंट पे करना है वो कोर्ट के सामने जो है ना वो सारी अमाउंट प्रेजेंट करें, कोर्ट को पे कर दें, आप इसको ना दें प्लेंटिफ को। Then, once the payment is deposited, the court shall immediately serve notice of this payment to the third person। जो डिफेंडेंट मतलब क्लेम कर रहा है कि थर्ड पर्सन है जो भी है, उसको फिर कोर्ट जो है इमीडिएटली नोटिस जारी कर देगी अबाउट दिस पेमेंट। If that third person does not file a suit against the plaintiff within 3 months after receiving the notice and does not get an order restraining payment, then the court shall on the plaintiff's request pay the money to the plaintiff। ये जो नोटिस भेजा जाएगा उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आके आप पेमेंट ले लें, बल्कि उसको ये कहा जाएगा कि आप इसको पेमेंट को क्लेम करना चाहते हैं, बाकी समझते हैं तो आप जो है इसके हवाले से जो भी केस दायर करना चाहते हैं जो कि प्लेंटिफ ने बेसिकली गलत क्लेम किया हुआ है इसको आप रद्द करें। तो उसके पास 3 महीने का टाइम होगा। अगर वो फाइल नहीं करता सूट, मतलब अपनी रकम के हवाले से उसको मतलब लगता है कि ये मैं नहीं लेना चाहता, तो इसका मतलब ये होगा कि वो थर्ड पर्सन, ये डिफेंडेंट ने गलत बताया है, एक्चुअली में यही ओरिजिनल जो है ना वो लैंडलॉर्ड है। तो उसके बाद देखें हाउएवर द कोर्ट शेल ऑन द प्लेंटिफ रिक्वेस्ट पे द मनी टू द प्लेंटिफ। फिर अब ये अगर नहीं आता तो फिर जो है ना कोर्ट क्या करेगी, किसी प्लेंटिफ को जो है ना रकम दे देगी। However, this section does not affect anyone's right to later recover that money from the plaintiff if it turns out they were truly entitled to it। Let's suppose ये plaintiff भी right जो है ना मतलब वो लैंडलॉर्ड नहीं है और जो थर्ड पर्सन इसने क्लेम किया था वो भी नहीं है, कोई और पर्सन है। तो कोर्ट जो है इसको दे देती है पेमेंट किसी प्लेंटिफ को, तो बाद में कोई और पर्सन निकल आता है जो कि ओरिजिनल इंटाइटल्ड लैंडलॉर्ड है, तो कोर्ट इसमें जो है ना उसका कोई कसूर नहीं है। वो फिर जो ओरिजिनल इंटाइटल्ड लैंडलॉर्ड है वो उसी पर्सन से रिसीव करेगा जिसको पेमेंट कर दी गई है। वो ज़ाहिर है उसके खिलाफ सूट फाइल करेगा, वो कोर्ट फिर दोबारा केस को सुनेगी तो उस हवाले से फिर उसको वापस मिल सकती है। When the defendant pays money into court under this section, the court shall issue a recipient to the defendant। मीन जैसे ही जो बेसिकली टेनेंट है वो कोर्ट को पेमेंट कर देगा तो वो इससे एक्विट हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल बरी हो जाएगा, उसके ऊपर से ये वजन जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिर कोर्ट जाने और जो प्लेंटिफ जाने कोई और थर्ड पर्सन है वो जाने। सेक्शन 96 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर एरियर ऑफ रेंट। When a court passes a decree for area of rent, it may, on the oral request of decree holder, mean the landlord who won the case, order that the decree be executed enforced against the movable property of the tenant and any uncut, ungathered crop standing on the tenancy land for which the rent is due। मीन कि अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के खिलाफ कोई जो है केस दायर किया कि ये मेरा मतलब एरियर ऑफ रेंट पे नहीं कर रहा, 3-4 साल के जो है पीछे जो एरियर पड़े हुए हैं वो नहीं दे रहा, सॉरी रेंट नहीं दे रहा, तो फिर कोर्ट अगर उसके खिलाफ जो है ना उस टेनेंट के खिलाफ कोई ऑर्डर पास करती है तो उसकी फिर मूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के जो है ना उसका रेंट पूरा किया जाएगा, या फिर अनकट और अनगैदर्ड क्रॉप जो है उसको बेच के भी ये जो है ना रेंट को पूरा किया जाएगा। अगर उससे नहीं पूरा होता तो फिर मूवेबल प्रॉपर्टी बेची जाएगी। सेक्शन 97
prohibition of imprisonment of tenant in execution of decrees for areas of rent। लेकिन इसमें ये देखें कि उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जाएगा टेनेंट को सिर्फ इस वजह से कि उसके पास जो है ना रेंट था, मतलब एरियर ऑफ रेंट है। अगर उसके पास ऑक्यूपेंसी ऑफ राइट है तो वो स्टिल अभी अभी तक वो लैंड को होल्ड कर रहा है, तो उसको इम्प्रिजन नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें हमने जो देखा था ना लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, उसमें उसको इम्प्रिजन किया जाता है, लेकिन एरियर ऑफ रेंट में इम्प्रिजन नहीं किया जाता। सेक्शन 98 पावर टू रेफर party to civil court। If during a proceeding before a revenue court it appears that any question involved is better suited for a civil court to decide, the revenue officer may, with the prior approval of its superior court, order a party to file a civil court on that question within a specified time। मीन कि कोई केस आता है रेवेन्यू ऑफिसर के पास, उसको लगता है कि ये जो है ना सिविल कोर्ट अच्छे से हैंडल कर सकती है, फिर वो सुपीरियर कोर्ट से अप्रूवल लेके पार्टी को कहता है, कोई भी पार्टी जो अग्रीव्ड पार्टीज आती हैं उनको कहेगा कि आप सिविल कोर्ट के अंदर सिविल सूट दायर करें। अगर वो पार्टीज सिविल सूट दायर नहीं करती टाइमली, जो उनको टाइम दिया जाता है, तो फिर जो रेवेन्यू कोर्ट है, मीन कोई रेवेन्यू ऑफिसर भी होता है ना बेसिकली, उसके पास कोर्ट की पावर होती है, वो फिर खुद फैसला कर देगा जो भी उसको सूटेबल लगता है। इफ द पार्टी फाइल्स द सिविल सूट एज डायरेक्टेड, देन रेवेन्यू ऑफिसर मस्ट डिसाइड द केस बिफोर इट अकॉर्डिंग टू द फाइनल डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट। अगर वो पार्टीज जो हैं वो सिविल सूट फाइल कर देती हैं इन सिविल कोर्ट, तो फिर सिविल कोर्ट का जो फैसला आएगा तो रेवेन्यू ऑफिसर उसके बाइंडिंग होगा, तो उस फैसले के अकॉर्डिंग ही फिर जो है ना वो कोई भी उसने एक्शन लेना है तो उसकी अकॉर्डिंग लेगा। सेक्शन 99 power to refer to high court question as to jurisdiction। If the presiding officer of a civil or revenue court is uncertain whether his court has jurisdiction legal authority to hear a particular suit, he may refer his question through a district judge or commissioner or directly to the high court if he himself is a district judge or commissioner। अगर वो खुद डिस्ट्रिक्ट जज है या कमिश्नर है तो फिर वो डायरेक्टली हाई कोर्ट को जो है वो रिपोर्ट करेगा। अदरवाइज जो है ना कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिविल और रेवेन्यू ऑफिसर, उनके पास कोई मामला आता है, उनको पता नहीं चल रहा कि ये केस हमने सुनना है या किसी और कोर्ट ने सुनना है, उनकी जुरिस्डिक्शन इस के अंदर है या नहीं है, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज या फिर कमिश्नर से पूछेंगे। अगर वो खुद ये मतलब डिस्ट्रिक्ट जज या कमिश्नर है तो वो फिर हाई कोर्ट से जो है ना पूछेंगे, डायरेक्शन लेंगे कि इस मामले में हमें गाइड किया जाए। After receiving such a reference, the High Court may direct the presiding officer either to continue and hear the case or to return the plaint कहते हैं the case document for presentation to another court that High Court declares competent to hear the case। या तो वो कहेगा कि आप खुद सुन लें हाई कोर्ट जो है, अगर उनको लगता है कि ये वाकई इनके पास ये पावर है, या उनको कहेगा कि ये मामला जो है दूसरी कोर्ट के पास भेज दें जो कि competent है to hear that case। The High Court's decision on this jurisdiction question is final and binding both on the parties to the suit and even on persons who are not parties to the suit। तो मीन ये जो फाइनल का मतलब है कि इनके खिलाफ जो है ना अपील नहीं की जा सकती, ये फाइनल है, हाई कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगी। सेक्शन 100 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू वैलिडेट प्रोसीडिंग्स हेल्ड अंडर मिस्टेक एज टू जुरिस्डिक्शन। इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर रेवेन्यू कोर्ट के पास कोई मामला आता है, लेकिन वो कोर्ट जो है ना बेसिकली सिविल कोर्ट का होता है, और इसी तरह सिविल कोर्ट के पास कोई मामला आता है, हालांकि वो मामला जो जाना था वो जाना था सॉरी जो है ना रेवेन्यू कोर्ट के पास, तो फिर क्या होगा, फिर जो है ना ये दोनों केसेस में अगर वो फैसला कर भी देते हैं तो दोनों मामलात में मामला जाएगा उसके पास हाई कोर्ट के पास। फिर हाई कोर्ट क्या करेगी, हाई कोर्ट देखेगी कि क्या उन्होंने डिसीजन ठीक लिया है। अगर उन्होंने डिसीजन ठीक लिया हुआ है, मतलब किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई भी प्रेजुडिस नहीं हुआ, मतलब किसी का कोई हार्म नहीं हुआ, तो फिर वो हाई कोर्ट जो है उस फैसले को वैलिड करार देगी। लेकिन ये कहेगी कि ये जो मामला कोर्ट के एक्चुअल कोर्ट के पास जाना चाहिए था, वहाँ पे भी रजिस्टर किया जाना चाहिए। मीन कि अगर सिविल कोर्ट ने कोई रेवेन्यू कोर्ट का केस था तो उसको हैंडल कर लिया, लेकिन वो केस हैंडल अच्छा कर लिया, उन्होंने ठीक किया, फिर भी वो जो केस है वो रेवेन्यू कोर्ट के अंदर दर्ज होगा, आके उसको रजिस्टर किया जाएगा। If the High Court itself discover without a record being formally submitted that civil court under its control has decided a case that should have gone to a revenue court, then it can pass an order it should have passed if the record has been submitted under subsection 1। तो फिर वो कोई खुद ऑर्डर जो है पास कर देगी। For any proceeding after the decree, the High Court may order that
इट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द अप्रोप्रिएट कोर्ट, सिविल और रेवेन्यू कोर्ट। मतलब जो भी अगर मामला दूसरे का था कोर्ट का तो दूसरी कोर्ट में रजिस्टर किया जाएगा, अगर सिविल कोर्ट का मामला था तो फिर रेवेन्यू कोर्ट में वो मामला दर्ज किया जाएगा। द decree or proceeding concerned shall be treated as if it were originally made by the proper court। फिर जब वो उसमें रजिस्टर हो जाएगा फिर ऐसे ही एज्यूम किया जाएगा कि ये उसी ओरिजिनल कोर्ट ने डिसाइड किया है। सेक्शन 101 प्लेस ऑफ सिटिंग। एन असिस्टेंट कलेक्टर may use his power under this act anywhere within the district where he is appointed। मीन असिस्टेंट कलेक्टर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे उसको अपॉइंट किया जाता है कहीं पे भी बैठ के डिसीजन ले सकता है, प्रोसीडिंग सुन सकता है, मीन पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पावर का यूज कर सकता है। Any other revenue officer or revenue court may exercise power under this act only within the area of their local jurisdiction। जबकि रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट जहाँ पे उनको अपॉइंट किया जाता है सिर्फ उसी लोकल एरिया के अंदर अपनी जुरिस्डिक्शन अपनी पावर का यूज कर सकते हैं। सेक्शन 102 हॉलीडेज। The Board of Revenue, with the approval from the provincial government, shall publish a list of holidays each year in the official gazette before the new calendar year begins। मीन हर नए साल शुरू होने से पहले जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ जो हॉलीडेज की लिस्ट होती है वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर जारी करेगा। दिस लिस्ट विल स्पेसिफाई विच डेज आर टू बी ट्रीटेड एज हॉलीडेज बाय ऑल आर स्पेसिफिक रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। तो उसके अंदर जो है ना वो पूरी लिस्ट होगी कि कौन से हॉलीडेज होंगे, किन डेज में जो है ना जो छुट्टियां होंगी, और ये भी मेंशन होगा कि किन ऑफिसर के लिए वो छुट्टियां होंगी और किन ऑफिसर्स के लिए वो छुट्टियां नहीं होंगी। If a proceeding is held before a revenue officer or court on a day listed as a holiday for that officer or court, it shall not be invalid simply because it was held on that day। यहाँ से हमसे कुछ बन सकता है। यहाँ पे देखें ऊपर क्या कहा गया है कि हॉलीडेज वाले दिन जो है ना यूजुअली ये होता है ना कि प्रोसीडिंग वगैरह नहीं होते, ऑफिस वगैरह नहीं ओपन होते। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि चाहे छुट्टी वाले दिन भी रेवेन्यू ऑफिसर या कोर्ट जो है वो ऑफिस खोल के बैठ जाए और प्रोसीडिंग सुने तो वो जो प्रोसीडिंग होंगी, वो जो ऑर्डर्स होंगे वो इनवैलिड नहीं होंगे बल्कि वो वैलिड होंगे। ज़ाहिर सी बात है जब चाहे छुट्टी वाले दिन भी वो ऑफिस खोल के बैठे हुए कोई प्रोसीडिंग सुन रहे हैं तो उन्होंने अग्रीव्ड पार्टीज़ को नोटिस वगैरह दिए होंगे, सारा बताया होगा कि इस दिन आपने आना है। तो फिर कोई मतलब कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता कि आपने छुट्टी वाले दिन जो है यहाँ पे ऑफिस खोला हुआ है। तो छुट्टी वाले दिन भी कोई प्रोसीडिंग हो रही है तो वो वैलिड ही होंगी। सेक्शन 103 discharge of duties of collector dying or being disabled। When a collector either dies or become unable to perform his duties, the officer who temporarily succeeds him shall be treated as a collector under this act for that time period। अगर किसी कलेक्टर की डेथ होती जाती है या किसी वजह से वो ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसकी जगह पे कोई टेम्पररी ऑफिसर जो है अपॉइंट किया जाएगा, वो भी कलेक्टर की पावर का यूज़ करेगा, मतलब उसके पास भी कलेक्टर की पावर होंगी। Section 104 retention of powers by revenue officer on transfer। If a revenue officer who has certain powers is transferred from one local area to another, then he shall continue to hold and exercise those powers in the new area provided that मीन के एक रेवेन्यू ऑफिसर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको उसके पास जो पावर है वो अपनी पावर जो है साथ लेके चलता है, वो उसको रिटेंशन ऑफ पावर कहा जाता है। लेकिन इसमें प्रोवाइडेड दैट का मतलब ये है कि कंडीशन है he is transferred as revenue officer or revenue court of the same or higher rank। लेकिन ये है कि जब उसको एक जगह से ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरी जगह पे वो सेम रैंक के होने चाहिए या फिर हायर रैंक के होने चाहिए, लोअर रैंक के नहीं होने चाहिए। मीन के लोअर रैंक तो होगा उसका मतलब ये उसकी पावर जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर उसी रैंक के हो या फिर उससे हायर, जैसे हमने देखा कि कलेक्टर की अगर डेथ हो जाती है तो फिर हमें पता कि असिस्टेंट कलेक्टर को कलेक्टर की पावर दी जा सकती है। तो अगर असिस्टेंट कलेक्टर को कलेक्टर की पावर दी गई है तो अगर उसका ट्रांसफ़र कहीं और होता है तब भी उसके पास कलेक्टर की पावर होंगी। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फिर डिसाइड करेगी कि क्या उसके पास वो कलेक्टर की पावर रहनी चाहिए या नहीं, तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके पावर विदड्रा कर सकती है। सेक्शन 105 कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑन रेवेन्यू कोर्ट। तो जैसे मैंने ऊपर को बताया कि ये यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि वो किसी को पावर देती है या नहीं देती। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन करके किसी को भी जो है ना वो पावर दे सकती है, ऑफ कमिश्नर, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, और इसी तरह नोटिफिकेशन के जरिए जो है उनकी पावर को विदड्रा भी कर सकती है। A person on whom such power are given shall exercise those powers only within the local limits and in the type of cases that the provincial government directs। तो मीन जहाँ पे वो अपॉइंट किया जाता है सिर्फ उसी लोकल एरिया में ही वो पावर यूज़ करेगा, जैसे ही वो नोटिफिकेशन के अंदर सारा मेंशन होता है।
अगर वो किसी और एरिया में यूज़ करना चाहे पावर तो वो नहीं कर सकता। सिर्फ उन्हीं केसेस को वो हैंडल करेगा जो कि उसको बताया गया है कि आपने सिर्फ इन्हीं के अंडर जो है कलेक्टर की पावर को यूज़ करना है, कमिश्नर की पावर को यूज़ करना है या किसी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर को यूज़ करना है। Before the provincial government grants power to a judge of a civil court under subsection 1, it must consult the high court। अगर किसी को जो है ना वो सिविल कोर्ट की पावर देनी है, मतलब हाई कोर्ट जो जज है, तो पहले हाई कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तब दी जा सकती है। इफ एनी of the collector's power under section 78, 79, 80 or 82 are given to an assistant collector, then assistant collector must act under the control of the collector। मीन हमने यहाँ पे देखा, कुछ तो मैंने आपको नहीं करवाया, ये हमने लैंड रेवेन्यू ऑफ 19 जो है वो 1967 के अंदर कवर किए हुए हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि असिस्टेंट कलेक्टर को कलेक्टर की पावर दी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि जब वो असिस्टेंट कलेक्टर कलेक्टर की पावर को यूज़ करेगा तो वो कलेक्टर के बराबर आके बैठ जाएगा, नहीं। वो तब भी कलेक्टर के अंडर ही काम करेगा। जो ऊपर अथॉरिटी है वो तब भी कलेक्टर ही की होगी, उसको सिर्फ पावर दी गई है, ये नहीं है कि वो खुद कलेक्टर बन गया है। सेक्शन 106 पावर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू मेक रूल्स। अब यहाँ पे देखें रूल मेकिंग की पावर किसकी बताई जा रही है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। लाइक नंबर ऑफ रेंट इंस्टॉलमेंट्स, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, इसके हवाले से जो रूल है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना सकता है। इसी तरह डेट और टाइम एट विच रेंट मस्ट बी पेड, इसी तरह टू गाइड रेवेन्यू ऑफिसर इन डिसाइडिंग अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, to specify time period during which in proceedings under this act a revenue officer or revenue court cannot issue an arrest warrant against a tenant or landlord। तो मीन कि अगर किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करना है तो उनकी जो टाइम ड्यूरेशन होगी, उनका टाइम पीरियड जो होगा, उनके हवाले से जो वो रूल्स हैं वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना सकता है। टू सेट प्रोसीजर्स फॉर पीपल हु हैव द राइट टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड राइट के हवाले से हमने देखा था, तो उनका जो प्रोसीजर है वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा। टू डिस्क्राइब फॉर्म्स फॉर एनी बुक्स रिकॉर्ड्स स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स, उनके जो फॉर्म्स होते हैं, जो चार्ज शीट होता है, मतलब वो पूरा जो एक सिस्टम बना होता है फॉर्म किस तरह का होना चाहिए, उनकी वो भी जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिज़ाइन कर सकता है। तो इसी तरह जो है टू डिसाइड व्हाट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दोज ऑफिसर्स एंड कोर्ट्स शैल बी, तो इस हवाले से भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो रूल्स बनाएगा। टू इशू जनरल गाइडलाइंस फॉर रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड अदर्स about matters relating to the implementation of this act, until rules are made under clause A, rent will continue to be paid in the same installments and at the same time as it currently payable। अगर कोई नए रूल्स बनाने हैं और उनके अंदर इंस्टॉलमेंट्स को चेंज करना है, अमाउंट को चेंज करना है, तो जो पहले वाले रूल्स हैं तब तक वो अप्लाई हो, जैसे ही रूल्स नए बनेंगे फिर उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो अमाउंट पे की जाएगी। Any rules made by Board of Revenue under this Act or any other section of the Act shall be subject to the control of the provincial government। provincial government जो है उसको देखेगी, उसकी कोई रिवीजन करनी तो वो कर सकती है। Section 107 rules to be made after previous publication। Before any rules are finalized under this Act, they must be published in advance so that any objection or suggestion can be considered। ये चीज़ हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में भी देखी थी कि किसी भी मतलब जो रूल्स हैं उनकी फाइनलाइजेशन से पहले उसको पहले एक ड्राफ्ट उसका पब्लिश किया जाएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह का ड्राफ्ट है, वो किस तरह का उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शंस हैं, कुछ सजेशंस हैं, ताकि पब्लिक वो दे सके और फाइनल होने से पहले वो उन सजेशन को ऐड किया जा सके उन रूल्स के अंदर। सेक्शन 108 पावर exercisable by Board of Revenue from time to time। The Board of Revenue may exercise any of its powers under this Act whenever necessary and as often as required। मीन कि पूरे पूरे प्रोविंस के ऊपर जो जुरिस्डिक्शन है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है, तो वो जब चाहे इस एक्ट के अकॉर्डिंग पावर का यूज़ कर सकती है। तो इसी के साथ हमारे ये 2 चैप्टर ख़त्म हुए। इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 8 ख़त्म करेंगे, इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट ऑन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड एग्रीमेंट। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज़।